नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी चुप क्यों, कांग्रेस ने भाजपा की खामोशी पर उठाए सवाल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बधाई संदेशों में इतने व्यस्त हैं पीएम मोदी, नहीं सुनाई दे रही है रियासी की चीखें, राहुल गांधी ने साधा निशाना। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव में अवध ने पूरे देश को दिया है संदेश, जनता को एक समर्पित सच्ची और साफ राजनीति चाहिए, प्रियंका गांधी ने दिया है ये बयान। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या पीएम मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कांग्रेस ने किया पीएम मोदी से सवाल। और खबर में आगे जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे ने पूछा आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी, कहा क्या पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब जम्मू में आतंकियों का नस्ल तबाह करने का समय आ गया है और अब पाकिस्तान को लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, कोई पुख्ता जो कदम है वो भारत की सरकार द्वारा उठाया जाना बेहद जरूरी है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी चुप क्यों हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद से भाजपा और पीएम मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बुधवार को कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के भाजपा के खोखले दावों की पोल पिछले 3 दिनों में क्षेत्र में हुए 3 आतंकी हमलों से खुल गई है। पीएम मोदी के इस पूरे मामलों पर खामोश रहने पर कांग्रेस नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देने के लिए तो समय है, लेकिन क्रूर आतंकी हमलों की निंदा करने के लिए समय नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के भाजपा के खोखले दावों की पोल खुल गई है। भाजपा ने कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, ये प्रमाणित करता है कि उनकी नया कश्मीर नीति पूरी तरीके से विफल रही है। बता दें कि राजौरी और पूंछ के सीमावर्ती जिलों में आतंकी घटनाओं ने वृद्धि के बाद कांग्रेस ने टिप्पणी की है। बता दें कि राजौरी और पूंछ के सीमावर्ती जिलों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के बाद कांग्रेस ने ये टिप्पणी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बधाई संदेशों में इतने व्यस्त हैं पीएम मोदी की, नहीं सुनाई दे रही है रियासी की चीखें। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले रियासी और अब कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों से देश सख्ते में है और इन हमलों में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं। अब राहुल गांधी ने इन हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा कि बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक नहीं सुनाई दे रही है। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। उन्होंने आगे लिखा कि देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस की ओर से एक बयान को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र रियासी पर क्या नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं को ट्वीट कर जवाब दिया, लेकिन क्रूर आतंकी हमलों की निंदा करने का उन्हें समय नहीं मिला। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की झूठी छाती ठोकने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जबकि निर्दोष लोग कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में अवध ने पूरे देश को दिया संदेश, जनता को एक समर्पित सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की कामयाबी का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि इस परिणाम के जरिए अवध से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में संदेश गया कि जनता को एक समर्पित सच्ची और साफ राजनीति चाहिए। प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत पर जनता को धन्यवाद देने के लिए यहां आयोजित आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मेरे सभी साथियों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। हमने यहां एक सेना बनाई जिसके तहत आपकी मजबूती से रायबरेली और अमेठी हम जीते, ये एक ऐतिहासिक जीत रही। उन्होंने कहा कि हमें ये बात कहने में गर्व होता है कि अवध से ये पूरे देश में संदेश गया कि हमें एक समर्पित सच्ची और साफ राजनीति चाहिए, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि पीएम मोदी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कांग्रेस ने किया पीएम मोदी से ही सवाल। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर 7 साल पुराने राज्यसभा में दिए गए एक बयान का भाषण का वीडियो से साझा किया है। उन्होंने अपने इस भाषण में एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 के वादे को पूरा करने में मोदी सरकार की विफलता पर बात की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने पूछा, आतंकी हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? कहा, क्या पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमले की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे? हमलों को रोकने पीएम मोदी की जिम्मेदारी होती है। अगर नरेंद्र मोदी हमलों को रोक नहीं सकते तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जानना चाहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वाराणसी में हारते हारते बचे पीएम मोदी। यूपी की जनता से नफरत, हिंसा के खिलाफ यूपी की जनता ने वोट दिया है और राहुल गांधी ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल के लोकसभा चुनाव में नफरत, हिंसा और अहंकार के खिलाफ मतदान करने के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए मंगलवार को दावा किया कि अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी 2-3 लाख वोट से हार जाते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां आभार सभा में कहा कि इस चुनाव में हिंदुस्तान ने संदेश भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, हमें देश के लिए नया विजन चाहिए। अगर देश को नया विजन देना है तो उत्तर प्रदेश से ही देना होगा और उत्तर प्रदेश ने संदेश दिया है कि हम प्रदेश और देश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चाहते हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पराजय का जिक्र करते हुए कहा, जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जान बचाकर निकले हैं। मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी से कह रहा हूं कि अगर ये वाराणसी में लड़ जाती तो आज प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोट से वाराणसी का चुनाव हार जाते। उन्होंने कहा कि मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आपकी जो राजनीति है वो हमें अच्छी नहीं लगी, हम प्रगति चाहते हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी, नफरत और हिंसा फैलाई, जनता ने प्रधानमंत्री को जवाब दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए ने भले सरकार बना ली लेकिन शपथ लेने वाले भी खुश नहीं और जनता भी निराश, अखिलेश यादव का दावा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सफाई में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए ने भले ही सरकार बना ली है लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरों पर खुशी नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने शपथ ली है वो भी खुश नहीं है, सरकार बनाने वाले भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। केंद्र में सरकार बनाने वालों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। सपा प्रमुख ने नए मंत्रिमंडल को लेकर कहा कि ये जैसे 2024 साल बदला है, समय बदला है, ऐसे ही आगे सब कुछ बदला दिखाई देगा। अगर एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित है कि देश में कुछ ना कुछ नया होता। केंद्र में नवगठित एनडीए सरकार से देशवासियों को कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर और मोहन भागवत के बयान पर जितेंद्र आव्हाड ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जिसके अंदर मानवता जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर मोहन भागवत का बयान बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ महीनों से लगभग 1 साल से दुनिया का ध्यान मणिपुर पर केंद्रित है। सभी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वहां बहुत अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन अन्याय नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने कहा है कि मानवता के संदर्भ में जिसके अंदर मानवता जिंदा है वो मणिपुर को जरूर देखेगा। मोहन भागवत की बातों का पालन किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले सभी दागी अच्छे हैं। नए मंत्रिमंडल में 28 पर क्रिमिनल केस और 19 के खिलाफ गंभीर मामले। जी हां दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले तीसरे मंत्रिमंडल की संरचना के संबंध में शुरुआती निष्कर्षों का खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 मंत्री आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 19 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर आरोप हैं। सबसे गंभीर आरोप का सामना करने वालों में बंदरगाह जहाज
जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और शिक्षा और पूर्व व उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हैं। दोनों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधी मामलों की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये एनडीए का मंत्रिमंडल नहीं परिवार मंडल है। मोदी 3.0 कैबिनेट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में परिवार का मुद्दा खूब छाया रहा। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में कांग्रेस, आरजेडी और सपा को परिवार की पार्टी करार दिया था और अब मोदी के नए मंत्रिमंडल को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और इसको मंत्रिमंडल नहीं परिवार मंडल करार दिया है और मोदी 3.0 कैबिनेट पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जमकर घेरा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, संख्या घटकर 237 ही रह जाएगी, टीएमसी ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्द ही भाजपा की ताकत घटकर 237 सांसद की रह जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, क्या एनडीए में सब ठीक है? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार जब नाराज होते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं। जेडीयू और बीजेपी की सफाई भी आ गई है। नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में 2 मंत्री पद मिला है और इसके बाद अब आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। क्या सब कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है कि नहीं, इसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के लिए तैयार हो रही वायनाड की पिच, दक्षिण के लिए कांग्रेस का यह है सीक्रेट प्लान। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में आयोजित आभार कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के लिए नई और बड़ी जिम्मेदारी का इशारा किया। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी के लिए बहुत मेहनत की है। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़े प्लान की भी बात कह डाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को बचा लें नीतीश कुमार, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सीएम से की एनडीए छोड़ने की विनती। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर एक फर्नीचर व्यापारी ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि पप्पू यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज है। पप्पू ने इस दौरान नीतीश कुमार से एनडीए छोड़ने की विनती भी की और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती है कि बिहार और देश को बचा लो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में होगा खेला, कांग्रेस का दावा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के 40 विधायक संपर्क में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के कयास लग रहे हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि खराब नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के तमाम विधायक टूट सकते हैं। इस बीच विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन विजय वेडेट्टीवार ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक घर वापसी करना चाहते हैं। वेडेट्टीवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि हवा किस ओर है, इसीलिए विधायक भी हवा का रुख भांपते हुए पाला बदलना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी ने पिछली गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन आप ढिंढोरा पीट रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेना, अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी कि 22 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। खड़गे ने कहा कि अब 3 करोड़ आवास देने का ढिंढोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। देश असलियत जानता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा में कलह हुई तेज। बालियान और संगीत सोम अब खुलकर आए आमने सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारा झटका लगा है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन काफी मजबूती के साथ उभरा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने ताकत से दिखाते हुए भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की खूब चर्चा हो रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सपा के हरेंद्र मलिक से हार का सामना करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर में मिली इस हार के बाद संजीव बालियान ने संगीत सोम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संगीत सोम की ओर इशारा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के कुछ लोग यहां समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। ऐसे लोग यहां बड़ी
पोजीशन हासिल करने के साथ ही सरकारी सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर पार्टी ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी। अब संगीत सोम भी बलियान पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर को नजरअंदाज और जांच एजेंसियों का करेंगे दुरुपयोग, पीएम मोदी पर गौरव गोगोई का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को एक बार फिर मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जाती कि वो हिंसा प्रभावित मणिपुर में मौजूदा हालात पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शब्दों पर ध्यान देंगे। वो फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज ही करेंगे। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ने का पेश करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी राज्य में हालत गंभीर बने रहने पर आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि संकट से घिरे राज्य की हालत पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट की पवित्रता पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। नीट प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करहल सीट से इस्तीफा देंगे अखिलेश यादव, बोले संविधान बचाने के लिए संसद से शुरू होगा संघर्ष, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ने का फैसला ले लिया है। करहल से इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सदन शुरू होते ही संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि इसी तरह हम सभी दलित, पिछड़े, कमजोर, आदिवासी सभी को साथ लेकर संघर्ष करते रहेंगे। इटावा जिले में सैफई स्थित पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि करहल के कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलकर यह निर्णय लिया है कि करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर संसद में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेंद्र हुड्डा की बीजेपी को चुनौती, कहा बीजेपी लोकसभा में हाफ, विधानसभा में करेंगे साफ, सरकार बचाने के लिए की जा रही है हॉर्स ट्रेडिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रदेश सरकार को अल्पमत में बताया और उन्होंने कहा कि हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब भी लिखेंगे। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जेजेपी के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देंगे। वहीं हुड्डा ने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं, जनता के फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि 10 सालों से नफरत का शासन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र में विभागों के बंटवारे पर अभिषेक मनु सिंह भी बोले बीजेपी खुद नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नई मोदी सरकार के मंत्रालय को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार की कैबिनेट को देखकर लगता है कि बीजेपी शायद खुद नहीं चाहती कि सरकार 5 साल चले और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। दरअसल नई मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें बीजेपी ने गृह, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और रेल जैसे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों को इनमें से कोई विभाग नहीं दिया है। इसके बाद विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन भागवत की मोदी सरकार से अपील, बोले मणिपुर 1 वर्ष से अशांत, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। संघ प्रमुख ने मोदी सरकार से कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति का इंतजार कर रहा है। मणिपुर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को उत्तर पूर्वी राज्य में शांति स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। भागवत ने चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे की आलोचना करने और तकनीक का इस्तेमाल कर झूठ फैलाने की भी आलोचना की और इसे गलत बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर निकला ईवीएम का जिन्न, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, असम में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर करीमगंज लोकसभा सीट में ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल असम की करीमगंज लोकसभा सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई थी, जिसके नतीजे 4 जून को देश के बाकी हिस्सों के साथ घोषित कर दिए गए थे। करीमगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है और इस दौरान बीजेपी कैंडिडेट ने कांग्रेस के हाफिज रशीद अहमद चौधरी को 18,360 वोटों से हराया था।
चुनाव आयोग के अनुसार मल्लाह को 5,45,000 वोट मिले थे, तो वहीं चौधरी को 5,26,000 वोट मिले थे। हालांकि चुनाव के नतीजे के कुछ दिनों बाद ये बात सामने आई कि इस सीट पर ईवीएम में डाले गए कुल वोट 11,36,538 थे, जबकि गिने गए कुल मत ईवीएम में डाक मत को छोड़कर 11,40,000 थे, जो डाले गए मतों से 3,811 ज़्यादा थे। तो दोस्तों, जितने वोट डाले नहीं गए उससे ज़्यादा गिन लिए गए और इसी को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को झटका और इंडिया सरकार के आसार। लोकसभा चुनाव जैसा रिजल्ट रहा तो बीजेपी 29, इंडिया ब्लॉक जीतेगा 45 सीटें। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में फिर होगी सपा भाजपा की टक्कर, सांसद बने 9 विधायक देंगे इस्तीफा, उपचुनाव का ऐलान जल्द। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित होने के बाद 9 विधायक इस्तीफा देंगे और उपचुनाव का ऐलान भी जल्द हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि नायडू और नीतीश असंतुष्ट आत्माएं, प्रधानमंत्री मोदी की भटकती आत्मा वाले बयान पर संजय राउत का तंज। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि एनडीए में भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट आत्माएं हैं।